हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड कोलिजन। तो यहाँ से हम अब कोलिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास तक हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो अब हम टॉपिक जो देखेंगे वो हमारा होगा कोलिजन। कोलिजन में क्या क्या केसेस बनते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या न्यूमेरिकल को किस तरह से हम ईजी वे में पढ़ सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बेसिकली इस चैप्टर में या इस टॉपिक में देखेंगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, एक कहानी की तरह इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली आप हर एक तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं। कोलिजन जब भी आपको नाम सुनाई देता है तो ऑब्वियसली कोलिजन सुनते ही आपके माइंड में आता है कहीं तो एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया सर। तो टकराव के बारे में देखते हैं। तो कोलिजन का मतलब जनरली होता है कि दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी टकरा गया। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें तो मान लेते हैं कि अभी के लिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हमारा हाईवे है मान लेते हैं, और इस हाईवे के ऊपर दो व्हीकल मान लेते हैं, दो व्हीकल जा रहे हैं। आपका फेवरेट जो भी है, मान लो लैम्बो जा रहा है, अभी लैम्बोर्गिनी ओके। तो ये एक व्हीकल हो गया और एक और व्हीकल है इधर, ये एक व्हीकल हो गया। ओके चलो, तो दोनों क्या होगा, मूव कर रहा है सर, और दोनों में टकराव हो गया। टकराव मतलब कोलिजन हो गया। तो कोलिजन होते ही जिस मोमेंट में कोलिजन होता है सिस्टम उस समय बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है। तो हमें बेसिकली कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वाले सिचुएशन पे ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच वाले जिस समय कोलिजन हुआ उस समय का फिनोमेना बहुत ही ज़्यादा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि हम जो सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिकली मास का कोई चेंज नहीं होगा। यानी कोलिजन टकराने में जनरली क्या होता है, कोलिजन में मान लो ये कार, ये एक मर्सिडीज़ ए है और ये मर्सिडीज़ बी है। तो दोनों टकराने के बाद क्या होता है, कुछ पार्ट्स टूट के बिखर जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। बट अभी के लिए हम जो इस चैप्टर में 90% केसेस में कंसिडर करेंगे कि कोलिजन जैसे ही हुआ, कोलिजन के होने के बाद ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मास था बाद में भी वही होगा। ओके, तो ये हम सिचुएशन ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोलिजन हमेशा, जनरली माइंड में ये सब मिथ बोल सकते हैं कि जनरली स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि दो ऑब्जेक्ट जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तभी कोलिजन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो ऑब्जेक्ट यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो भी कोलिजन पॉसिबल है। कैसे, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये दूसरा हाईवे है। ओके चलो, तो ये हमारा दूसरा हाईवे हो गया अभी, और इस पर फिर से हमारा दो व्हीकल आ गया। एक व्हीकल ये है, ओके सर, और एक व्हीकल आगे जा रहा है। बट अभी का डायरेक्शन यदि देखें तो डायरेक्शन दोनों ही व्हीकल का क्या है, सेम है। मान लो ए व्हीकल में आपका फ्रेंड है और बी व्हीकल में आप हो, इधर हो आप, ए पी आप हो और पीछे से आ रहा है कौन, पीछे से आपका फ्रेंड आ रहा है। ओके, आपका दोस्त आ रहा है। ओके चलो लेकिन दोस्त आपको ओवरटेक करना चाहता है और ये वन वे रास्ता है और ये हॉर्न दिए जा रहा है आपका दोस्त। आप बोल रहे हो नहीं, हम तो हमेशा आगे रहते हैं, तो पीछे हम कैसे हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जिस स्पीड से जा रहा है अपना स्पीड बढ़ा देगा और जाके हिट करेगा, ठोकेगा, फिर आपको पता चलेगा नहीं साइड दे देना चाहिए। तो मान लेते हैं जो ये जा रहा है आपका दोस्त, ये इनिशियल स्पीड u1 से जा रहा है। इनिशियल स्पीड है, बिफोर कोलिजन की सिचुएशन देख रहे हैं, और इनिशियल को हमेशा u से लिखेंगे और फाइनल को v से लिखेंगे। तो इनिशियल स्पीड है इसलिए u1 लिख रहे हैं और इसका स्पीड है u2। तो सेम डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट हो तो भी कोलिजन पॉसिबल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कोलिजन है तो ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तभी कोलिजन होगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में स्पीड कुछ भी हो तो कोलिजन हो जाएगा, u1 और u2 कुछ भी हो, मतलब u1 ज़्यादा हो या u2 ज़्यादा हो या फिर u2 ज़्यादा हो और u1 ज़्यादा हो। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो कोलिजन तो होने वाला है सर। बट इस केस में यदि देखें तो इस केस में कोलिजन तभी होगा जब पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। मान लो आगे वाले का स्पीड ज़्यादा है तो काहे को कोलिजन होगा, आगे वाले तो आगे निकल जाएंगे सर तो कोलिजन होने का मेन केस यहाँ पे क्या है, यदि सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो ऑब्वियसली u1 की वैल्यू यानी पीछे वाले का स्पीड जो है वो आगे वाले के स्पीड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी पीछे वाला आगे वाले को जाके हिट करेगा यानी कोलिजन होगा। अब कोलिजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेते हैं कि कोलिजन के दौरान बेसिकली होता क्या है। एक इम्पल्सिव सिचुएशन है। इम्पल्स आपने पढ़ा होगा, इम्पल्स का एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था। जैसे मान लो किसी को आपने एक चाटा मारा, तो इफ़ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द हैंड विद द चिक ऑफ द पर्सन,
यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट आपके हाथ का और गाल का बहुत ही कम है, बहुत फास्ट चाटा मारा तो फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगेगा सर। और यदि बहुत ही स्लो प्यार से मारा, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, प्यार से मारने से टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। और ये न्यूटन्स के लॉ से भी पता चलता है कि फोर्स जो होता है दैट इज एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यानी टाइम इंटरवल यदि कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है, तो फास्ट मारोगे तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा और कम होने से टाइम ऑफ कांटेक्ट इम्पैक्ट फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट यदि ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगा। तो जो कोलिजन वाला सिचुएशन होता है वहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम है, अचानक सडन हिट किया दो ऑब्जेक्ट और इसकी वजह से जो सिचुएशन जनरेट हुआ वो इम्पल्स का सिचुएशन जनरेट होता है। और इम्पल्स का फार्मूला भी शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लिख देते हैं। इम्पल्स को जे से लिखते हैं और इम्पल्स का दो फार्मूला है, एक है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt, यानी फोर्स इनटू टाइम आप माइंड में याद रख सकते हो, न्यूटन इनटू सेकंड, फोर्स इनटू टाइम दैट इज द इम्पल्स। और यही इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है। आप यदि फोर्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जिस मोमेंट में ड्यूरिंग द सिचुएशन, जिस मोमेंट में कोलिजन हुआ उस मोमेंट में बेसिकली इम्पल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इम्पल्सिव वाला सिचुएशन इस केस में आ जाता है। तो कोलिजन के बारे में आपको यदि किसी ने पूछा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोलिजन एक इम्पल्सिव फिनोमिना है जहां पर मोमेंटम एक्सचेंज होता है। मोमेंटम एक्सचेंज कहने का मतलब जब ये दोस्त आपकी व्हीकल से टकराया तो इसका स्पीड कम हो गया और इसका स्पीड कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब स्पीड चेंज हो गया, और इसका स्पीड चेंज हो गया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। उसी तरह इससे जाके टकराया तो इसका भी स्पीड चेंज हो जाएगा तो उसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम जहां इन्वॉल्व हो, सडन चेंज इन मोमेंटम यदि हो, टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो, तो ऐसे केस में इम्पल्सिव सिचुएशन बोलते हैं। यानी ये जो कोलिजन का पूरा कहानी है ये बेसिकली इम्पल्स से रिलेटेड कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अब हमें बेसिकली पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में, यानी कोलिजन कितने तरह के होते हैं उस पर हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे। सो वी नीड टू स्टडी बेसिकली द टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, अब ये टाइप भी किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड होके डिवाइड किया गया है, यानी टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे बट दो क्राइटेरिया पे बेस्ड होके पढ़ेंगे। ये क्राइटेरिया क्या होता है सर, थोड़ा सा वो हम थोड़ा सा फिजिक्स से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया के बारे में समझो। जैसे हमने बोला कि आम कितने तरह के होते हैं आम, मैंगो, आम कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो कोई बोलेगा सर आम जो है 3 तरह का होता है। मान लो कोई एक स्टूडेंट खड़ा हो गया और वो बोला सर आम तो 3 तरह के होते हैं। बोला कौन कौन सा आम होता है, तो उसने बोला सर रेड मैंगो, ग्रीन मैंगो एंड येलो मैंगो। अच्छा, ये जो 3 टाइप का ये मैंगो इसने बताया बंदे ने, ये कौन से क्राइटेरिया पे बेस्ड होके बताया उसने, क्राइटेरिया क्या है इसका, यानी टाइप ऑफ मैंगो तो बताया रेड ग्रीन येलो, बट क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया इसका है कलर, यानी कलर पे बेस्ड होके बेसिकली 3 तरह का उसने मैंगो बता दिया। दूसरा बंदा बोला क्या कुछ भी बोल रहे हो, दूसरा खड़ा हो गया, वो बोला नहीं नहीं आम 2 तरह के होते हैं। बोला कौन सा सर, एक होता है स्वीट मैंगो और एक होता है सावर मैंगो, मतलब एक खट्टे आम और दूसरा मीठे आम। तो स्वीट मैंगो एंड सावर मैंगो, ये जो 2 तरह के मैंगो बताया, इसका क्राइटेरिया क्या है उसका, उसने टेस्ट उसका क्राइटेरिया, टेस्ट कैसा है मैंगो का, खट्टा लग रहा है मीठा लग रहा है, ओके। तो ये जो कलर है, ये जो टेस्ट है, ये क्राइटेरिया बन गया, क्राइटेरिया ऑफ डिवीजन, यानी डिवाइड करने का क्राइटेरिया बन गया। उसी तरह से हम जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, इसमें टाइप्स ऑफ कोलिजन का भी 2 क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन, पहला जो हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन, यानी एक क्राइटेरिया, यानी टाइप तो हम पढ़ेंगे कि रेड येलो इस तरह से, स्वीट सावर इस तरह से, तो जो पहला डिवीजन का क्राइटेरिया है वो है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पहला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन
क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डायरेक्शन पे बेस्ड होके कोलिजन कुछ टाइप्स के होंगे, वो पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्राइटेरिया मानते हुए, जैसे कलर को क्राइटेरिया मान लिया, टेस्ट क्राइटेरिया मान लिया, उसी तरह यदि काइनेटिक एनर्जी को हमने एक क्राइटेरिया बना दिया तो उस केस में, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन बना दिया, तो उस केस में कोलिजन कितने टाइप के होंगे वो बेसिकली हमें पढ़ने हैं। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन कोलिजन कितने तरह के हैं वो देखना है, और साथ ही साथ बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कई बार बोलते हैं, तो बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी कोलिजन कितने टाइप के हैं ये हमें देखने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, और सबसे पहले लेंगे कौन सा, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे बेस्ड होके कोलिजन कितने तरह के हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन हम पढ़ रहे हैं सर, टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन कितने तरह के हैं सांबा, वो पढ़ रहे हैं हम। ओके, और क्राइटेरिया क्या लिए हैं अभी हम, अभी पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डायरेक्शन पे बेस्ड होके कोलिजन कितने तरह के हैं वो बेसिकली अभी हम देखेंगे। तो मोशन के डायरेक्शन पे बेस्ड होके कोलिजन दो तरह का है। ओके, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ये इसको कई बार वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोला जाता है। ओके, ये हो गया बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला जो टाइप ऑफ कोलिजन है उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, और दूसरा जो टाइप ऑफ कोलिजन है उसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ओके, तो दो तरह का कोलिजन होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन, बट बेस्ड ऑन व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक एक करके देखते हैं, हेड ऑन का मतलब क्या है, ऑब्लिक का मतलब क्या है। नाम से पता चल रहा है हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब जिधर पहले मूव कर रहा था बाद में भी वो कोलिजन के बाद भी उधर ही मूव करेगा। कहने का मतलब है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सर एक लाइन है, ओके, और इस लाइन के ऊपर या इस रोड के ऊपर, जो भी बोलो आप, इस लाइन के ऊपर, लाइन नहीं दिख रहा है सर, हाँ अभी दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर मान लो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, किधर है सर दो ऑब्जेक्ट, गोला बना लेते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, और एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m2 है। ओके, और दोनों मूव कर रहा था, तो ये मूव कर रहा है इधर और ये मूव कर रहा है इधर, तो ये बिफोर द कोलिजन है। जो सिचुएशन हमने अभी ड्रॉ किया है, दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, कोलिजन यानी हिट करने के बाद भी जिस लाइन पे ये पहले मूव कर रहा था, हिट करने के बाद भी यदि उसी लाइन पे मूव करता रहे, कहने का मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी ये डॉटेड लाइन था, और आफ्टर द कोलिजन भी उसी डॉटेड लाइन पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कैसा हो गया, आफ्टर द कोलिजन ऐसा हो गया, यानी ये m1 है और ये m2 है। कहने का मतलब जिस लाइन ऑफ मोशन पहले जो था और लाइन ऑफ मोशन आफ्टर द कोलिजन दोनों क्या है, सेम है। तो पहले दोनों इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा था और अभी भी उसी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम है। और लाइन ऑफ मोशन यदि सेम हो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, वैसे कोलिजन को क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। ओके, या इसी लाइन को, जो लाइन जिस लाइन के ऊपर ये मूव कर रहा है, जिस लाइन के ऊपर इसने हिट किया अभी के लिए, उस लाइन को कई बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब उस लाइन में उसने जाके हिट किया। तो डेफिनेशन यदि आपको लिखना हो कि बेसिकली हम किसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर सेम, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन before and after the collision, before and
आफ्टर द कोलिजन आर सेम देन द कोलिजन इज नॉन एज व्हाट, हेड ऑन कोलिजन। इसका वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोला जाता है। ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा, ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो फिर से सरफेस है सर, दिस इज द सरफेस, ओके, और इस सरफेस के ऊपर इस बार आके ये ग्राउंड सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आके एक बॉल हिट किया। तो ये मान लो इधर से बॉल आया और ये इस डायरेक्शन में पहले आ रहा था और आके ये यहाँ पे हिट कर दिया सर, इधर आया और यहाँ पे हिट किया। इस डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले उसका ये था, इस बॉल का कुछ मास है m1 या फिर m मान लेते हैं, आके हिट किया तो इस पॉइंट पे हिट किया और कोलाइड करने के बाद, ग्राउंड पे कोलाइड करने के बाद ये उधर जाने लगा। इसका मतलब बिफोर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था एंड आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज हो गया। कोलिजन यहाँ पे किसके साथ हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है दैट इज विद द ग्राउंड, तो आप इसको ग्राउंड भी मान सकते हो। मान लो अभी के लिए ये जो है दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड, ओके, तो हमने इसको मान लो ग्राउंड बोल दिया। तो ग्राउंड के साथ बेसिकली कोलिजन हुआ, तो ऐसे आया, ग्राउंड के साथ हिट किया और इधर चला गया। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप इसको लिख भी सकते हो, ये क्या है हमारा सर, दिस इज आवर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी पहले ये इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा था और बाद में क्या हो गया, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये आ गया। सो फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों क्या है, अलग अलग हो गया, यानी चेंज हो गया। तो वैसे केस में क्या बोलते हैं, यानी पहले जिस लाइन के ऊपर मूव कर रहा था और बाद में जिस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, बोथ आर डिफरेंट, सो दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज व्हाट, ऑब्लिक कोलिजन। डेफिनेशन फिर से आप लिख सकते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, यहाँ पे था आर सेम, उसमें क्या हो जाएगा, आर नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा, वैसे कोलिजन को क्या बोलेंगे सर, ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। तो ये दो टाइप के जो हमने कोलिजन पढ़े दैट वाज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे बेस्ड होके हमारा दो तरह का कोलिजन। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोलिजन। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या था, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होके टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन सेकंड क्राइटेरिया लेंगे आप। टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ रहे हैं, अब सेकंड क्राइटेरिया आ जाएगा और सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है सर, सेकंड क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, काइनेटिक एनर्जी को कंडीशन मानते हुए बेसिकली कोलिजन कितने तरह का है वो देखते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी कितने तरह का कोलिजन होगा ये अब हम देखेंगे। ओके, चलो थोड़ा ध्यान से सुनने का। तो एक स्टोरी से समझते हैं। कौन सा स्टोरी, वही हाईवे वाला स्टोरी। हाईवे के ऊपर हम जा रहे थे और देख लो थोड़ा सा ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला स्टोरी जो सेकंड वाला केस बताएं। हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, आप जा रहे हो आगे, आपका दोस्त जा रहा है पीछे, आप जा रहे हो सॉरी आपका दोस्त जा रहा है u1 स्पीड से और आप जा रहे हो u2 स्पीड से। कोलिजन तभी होगा जब पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। तो यही वाले केस को हम m1 और m2 मास के टर्म में बना रहे हैं। ओके, अब व्हीकल के टर्म में भी एज्यूम कर सकते हो माइंड में, या फिर उसको m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के टर्म में भी एज्यूम कर सकते हो। तो अभी के लिए मान लो हमने इसको m1 एंड m2 के टर्म में देखते हैं। तो डायग्राम इधर हम साइड में आपको बना रहे हैं। इनिशियल यानी बिफोर द कोलिजन सिचुएशन क्या है, दो मास है सर, दिस इज मास m1 मूविंग विथ u1, ओके, और एक दूसरा मास है दैट मास इज m2 एंड इट इज मूविंग विथ स्पीड कितना, u2। ये इनिशियल सिचुएशन हो गया। चलो अच्छी बात है। अब टकराएगा दोनों, तो दोनों टकरा गया। मान लो टकराने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये इस तरह से टकरा गया। टकराते समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है। तो देखो हमने थोड़ा सा डिफॉर्म शेप, यानी उसका चेहरा बिगड़ जाता है बेसिकली तो चेहरा बिगड़ गया। टकराता है जब, जैसे टकराया टकराया नहीं टकराया, अभी आया 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 टकराया।
टकराने के बाद ये थोड़ा सा बिखर जाता है, बिखर मतलब उसका शेप और साइज जो थोबड़ा होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कहने का मतलब थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, तो डिफॉर्म हो गया। ये हो गया इनिशियल सिचुएशन, पहले दोनों अलग था, U1 U2 से मूव कर रहा था। ऑब्वियसली कोलिजन होने के लिए U1 ज़्यादा होना चाहिए, U2 कम होना चाहिए। आया, दोनों का थोबड़ा बिगड़ गया, थोबड़ा बिगड़ गया कहने का मतलब डिफॉर्म हो गया। अब डिफॉर्म होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है? डिफॉर्म होने के बाद 3 पॉसिबिलिटी है, उसी 3 पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ करते हैं। ये डिफॉर्म हो गया, इसके बाद कितने पॉसिबिलिटी है सर? 3 पॉसिबिलिटी है। तो सबको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज सर? पहला पॉसिबिलिटी ये है, सुनने का, इधर ही पूरा ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। डिफॉर्म हो गया है और डिफॉर्म होने के बाद के सिचुएशन को हम प्लॉट कर रहे हैं। 3 पॉसिबिलिटी है डिफॉर्म होने के बाद। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर? तो देखो, डिफॉर्म होने के बाद 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? पहला पॉसिबिलिटी, दोनों सेपरेट हो जाएगा, अलग हो गया, यानी ये M1 अलग हो गया, यानी टकराने के बाद अलग हो गया सर। M1 और M2 दोनों अलग हो गया, टकराने के बाद अलग हो गया। चलो समझ में आ गया, टकराया और फिर अलग हो गया, अच्छी बात है। दूसरे केस में भी टकराया और अलग हो गया, यानी टकराने के बाद अलग हो गया, M1 और M2। आप सोच रहे होगे सर दोनों में क्या डिफरेंस? अभी बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और लास्ट केस में क्या हुआ? दोनों चिपक गया और चिपक के एक साथ चल रहा है, मतलब दोनों बोला हम साथ साथ रहेंगे, नहीं छूटेंगे। ओके, तो M1 और M2 चिपक गया और दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ओके, अब थोड़ा वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली डिफॉर्म होने के बाद, यानी टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बट सेपरेट हो गया पहला केस में। मान लेते हैं ये V1 वेलोसिटी से जा रहा है अब, और ये जा रहा है अब V2 वेलोसिटी से। अच्छी बात है सर, तो V1 और V2 से जाने लगा। दूसरे केस में सेपरेट हो गया, फिर से ये V1 स्पीड से और ये भी V2 स्पीड से। अभी भी आपके माइंड में होगा सर फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, अभी बताते हैं। और तीसरे केस में चिपक गया, चिपक के एक साथ चल रहा है। एक साथ चल रहा है इसका मतलब दोनों का स्पीड तो सेम होगा ना, जब साथ साथ चलेगा बोथ विल हैव द सेम स्पीड, कॉमन स्पीड हो जाएगा। तो दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है, मान लो V स्पीड से जा रहा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, यानी M1 मर्सिडीज, M2 मर्सिडीज, तुम्हारा दोस्त पीछे, तुम आगे, दोस्त हॉर्न दे रहा है, नहीं सुन रहे हो तुम, नहीं रास्ता दे रहे हो, हिट कर दिया, टकराया। टकराने के बाद 3 केसेस, अलग हो गया V1 V2 से, अलग हो गया V1 V2 से, और फिर चिपक के जा रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो थोड़ा सा हम बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं इस केस में, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो चलो साइड में इधर काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, ग्रीन कलर दिखेगा क्या अच्छे से? ओके, चलो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले लिख दो यहाँ पे के इनिशियल, के आई मतलब के इनिशियल, यानी बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन तो हमारा ये वाला सिचुएशन है सर, ये सिचुएशन है, दैट इज बिफोर द कोलिजन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बिफोर द कोलिजन? पहले ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ M1 U1 स्क्वायर, और दूसरे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ M2 U2 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखे हैं, तो पहले का हाफ M1 U1 स्क्वायर और दूसरे का हो गया हाफ M2 U2 स्क्वायर। अच्छी बात है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? टकराने के बाद, तो टकराने के बाद यदि मान लो सेपरेट वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, यानी सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, तो ऐसे केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, प्यारे वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो के फाइनल लिख रहे हैं, के फाइनल। तो पहले ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? हाफ M1 वेलोसिटी अब हो गया है V1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हाफ M2 एंड V2 स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकंड में V1 और V2 मान लिया है, और ये हो गया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। अब यदि मान लो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों हो गया सेम, यानी इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे कोलिजन जिसमें इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था, फाइनली भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी है,
ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, नाम क्या है सर इसका, इलास्टिक कोलिजन। सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर ही लिख दे क्या। चलिए, तो पहला जो टाइप ऑफ कोलिजन था इसका नाम हो जाएगा कौन सा कोलिजन सर, दैट इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। ये हो गया सर। ओके, तो पहला टाइप ऑफ कोलिजन हो गया इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन क्या होगा, इफ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, या ऐसे बोल सकते हो द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस ही नहीं हुआ, जितना पहले था बाद में भी उतना ही, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। मार्केट में जितना रुपये लेके गए वापस वही लेके आ गए, बहुत कंजूस हुआ, खर्चा ही नहीं किया, तो लॉस हुआ क्या तुम्हारा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था फाइनली भी उतना ही है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो ऐसे काइनेटिक या ऐसे टाइप्स ऑफ कोलिजन को ही क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हो, द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज व्हाट, इलास्टिक कोलिजन। या इसको कई बार क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, तो इलास्टिक बोले या परफेक्टली इलास्टिक बोले, दोनों का मतलब सेम है। ओके, दूसरे में क्या हुआ सर, दूसरे केस में जब हमने देखा, या रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली सेकंड वाला कोलिजन ज्यादा होता है। क्यों, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के समय कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी जनरेट हुआ, साउंड के टर्म में, ओके, या फिर हीट के टर्म में एनर्जी रेडिएट हो गया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का इन्वायरमेंट में लॉस होगा, साउंड एनर्जी के टर्म में, हीट के टर्म में, वाइब्रेशन के टर्म में। तो हमेशा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल से कम होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली जितना था उसमें से जो फाइनल बचा है, वो जो फाइनल बचा है उसमें से कुछ तो रेडिएट हो गया है ना, साउंड के टर्म में, हीट के टर्म में, या वाइब्रेशन के टर्म में। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल से कम होता है रियल लाइफ में। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा था, यानी पहले ज़्यादा था बाद में कम है, तो लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो दूसरा केस है, इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बट ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया है। सेपरेट मतलब दोनों अलग अलग हुआ, कोलिजन के बाद सेपरेट हो गया, कोलिजन के बाद सेपरेट हो गया, अलग अलग हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो ऐसे कोलिजन को, या इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन। नाम क्या है इसका सर, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन नाम है इसका। तो दो तरह का अब तक कोलिजन हो गया, एक का नाम था इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं हुआ, दूसरा हुआ इन इलास्टिक कोलिजन। डेफिनेशन के लिए लिखेंगे, द कोलिजन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट सेपरेट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद अलग अलग हो जाना चाहिए, वैसे कोलिजन को ही क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लॉस कितना हुआ, तो ऑब्वियसली लॉस का मतलब हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बट लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ओके, तीसरा जो केस है जिसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट चिपक गया एक दूसरे के साथ। तो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ चिपक जाए तो वैसे केस में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। यानी इस केस में लॉस तो है, बट कैसा लॉस है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस है, बहुत ही ज़्यादा लॉस है काइनेटिक एनर्जी का। तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अभी मैक्सिमम कैसे वो बताएंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा मैक्सिमम कैसे ऐसे। जब ऑब्जेक्ट चिपक जाए तो ऐसे केस में जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ऐसे कोलिजन का नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो तीन तरह का बेसिकली कोलिजन हो गया। अच्छा, आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा मैक्सिमम लॉस कैसे हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट चिपक जाता है तो मैक्सिमम लॉस होता है। प्रूफ क्या है सर, लॉजिक देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी के लिए कि एक बॉल को एक वॉल पे फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ वॉल। एक बॉल ले लो, उसको वॉल पे फेंक रहे हैं, तो ये हमारा दीवार है सर, वॉल। ओके, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ वॉल, अच्छी बात है। और इस पे क्या फेंकें, एक बॉल को फेंकें,
तो ये हमारा प्यारा सा बॉल है, दिस इज़ अ बॉल। बट ये जो बॉल है ये मान लो मिट्टी का बॉल है, गीला मिट्टी का बॉल है, या फिर आटे का बॉल है, गीला आटा है, आटे का बॉल बनाए और दीवार के ऊपर फेंकें, क्या होगा? चिपक जाएगा जाके दीवार से। ओके, तो ये बॉल मिट्टी का बॉल है या कोई ऐसा बॉल है जो जाके दीवार में चिपक गया। ये देखो दीवार में ये से चिपक गया सर। और यदि चिपक गया इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझते। मान लो इसका वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकेंड था। ओके, और इसका मास मान लो 2 kg था, तो 2 kg था और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था सर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI हाफ mv²। तो हाफ मास है 2 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो देखोगे तो ये आ गया 4 जूल। यानी ये बॉल पहले चल रहा था 4 जूल काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था, अचानक जाके चिपक गया मतलब वेलोसिटी हो गया 0, और वेलोसिटी 0 हो गया तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास जितना था सबका सब लॉस हो गया। क्यों? पहले था इसके पास 4 जूल एनर्जी और बाद में रेस्ट में आ गए, मतलब पूरा का पूरा 0। मान लो 2 करोड़ रुपए लेके तुम निकले मार्केट शॉपिंग करने के लिए और पूरा का पूरा खर्च कर दिया, तो पूरा कंगाल हो गया। इससे ज़्यादा कंगाल हो सकता है क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं सर लोन लेके कंगाल हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड निकालें। वो कैसे यहाँ पे नहीं। कहने का मतलब है जितना एनर्जी लेके निकले थे सबका सब खत्म हो गया, 0 हो गया। तो लॉस क्या हुआ? मैक्सिमम लॉस हो गया। कुछ थोड़ा सा बचा के लेके आते, इसका मतलब क्या था? थोड़ा सा भी बचा रहता तो थोड़ा सा कम लॉस होता, बट यहाँ पे क्या हुआ? पूरा का पूरा लॉस। तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट बॉल जब वॉल के ऊपर चिपक गया तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, और या इस लॉजिक से हम देख सकते हैं क्या? मैक्सिमम लॉस हुआ। तो जब भी ऑब्जेक्ट चिपक जाता है वैसे केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है, एंड दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये था पूरा कहानी 3 तरह के कोलिजन का। बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहले को बोलते हैं इलास्टिक, दूसरे को बोलते हैं इनइलास्टिक, और तीसरे को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, सॉरी इनइलास्टिक है, इलास्टिक नहीं, गलत। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पहला वाला ही है। ओके, तो थोड़ा सा वो करेक्शन करना, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो फिर से एक बार बोल देते हैं डेफिनेशन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर सेम। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉन एज व्हाट? इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? द कोलिजन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट द ऑब्जेक्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, दैट इज नॉन एज व्हाट? इनइलास्टिक कोलिजन। और तीसरा टाइप कौन सा है? जिसमें चिपक गया है, the maximum loss of kinetic energy, the collision in which there is a maximum loss of kinetic energy and the object stick together after the collision, that is known as perfectly inelastic collision. Okay, तो ये 3 तरह का बेसिकली कोलिजन है। अब एक एक करके हम, इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा? हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब हमने देखा कि there are 3 types of collision: elastic, inelastic and perfectly inelastic based on what? The types of kinetic energy. अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे हेड ऑन कोलिजन का बिहेवियर क्या होता है, या कोलिजन में मैथमेटिकल फार्मूला या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसका डिटेल फिर डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।